हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज 6 को देखेंगे। यह वीडियो सीटेट, टेट, बीएड, एमएड एंट्रेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप भी सीटेट, टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड, एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे दिए थे। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 1896 और अंतिम काल क्या हुआ? 1980 में हुआ। जीन पियाजे की जो आरंभिक रुचि थी वो मनोविज्ञान में नहीं थी बल्कि जीव विज्ञान में थी। जीन पियाजे प्रथम जो बुद्धि परीक्षण हुआ अल्फ्रेड बीने के साथ बुद्धि परीक्षण का कार्य किए और बुद्धि परीक्षण का कार्य वो अपने बालकों पर ही किए, इसलिए उनको मनुष्य पर बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए उनको मानवतावादी के श्रेणी में रखा गया। जैसे मानवतावादी में और हैं अब्राहम मैस्लो, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजेंक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या है? तो फ्रेंड्स, किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या यौन संबंधी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति किस अवस्था में आता है? युवावस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था जो है बाल्यावस्था है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो किशोरावस्था की सूचक होती है। किशोरावस्था में जब बालक आता है तो उसके बहुत तरह के क्वेश्चन उसके मन में उभरते रहते हैं। उसे लगते रहता है कि हम क्या करें। उसको बहुत तरह की परेशानियां आती है। स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किलपैट्रिक बोला है कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास अगर कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आधुनिक युग में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, तो मानव व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित करता है। तो ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग है। कितने लोग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक ह्यूरिस्टिक ही लगा देते हैं कि ह्यूरिस्टिक नाम है उन्हीं के आधार पर होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जो हैं जॉन डीवी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, अस्थायी मानव दांत सभी जानते हैं कि 20 होते हैं, जो कि सभी बालकों में 6 वर्ष की अवस्था तक में आ जाती, 6-7 वर्ष, और फिर वो दांत टूट जाता है, फिर से पुनः दांत उगते हैं, इसलिए इसको अस्थायी मानव दांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है, और शिशु का वजन होता है 7 से 8 पाउंड, मतलब 3.5 केजी के आसपास। उसकी लंबाई जो होती है शिशु की लगभग 18 से 20 इंच के अप्रॉक्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक को कितनी अवस्था बताई? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बतलाई है बालकों के लिए, कि विकास के उनके नज़र में कितनी थी? 4 अवस्था। पहला था संवेदी गत्यात्मक अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके अनुसार जीन पियाजे का कहना था कि संवेदनाओं के द्वारा बालक सीखता है। पहला है संवेदी गत्यात्मक सेंसरी मोटर स्टेज, और दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसमें जो होता है बाल को अपने मतलब क्या कहते हैं इसको, कि जैसे छोटी छोटी वस्तुओं को ध्यान में रखने लगता है, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर तीसरा है ठोस या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें मूर्त चिंतन बालक करने लगता है, जैसे कोई वस्तु के बारे में देख करके सोचने लगता है कि ये क्या है, नहीं है, इसके बारे में सोचने लगता है, मतलब कंक्रीट स्टेज। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट स्टेज 7 से 11 वर्ष तक की आयु में होता है। फिर है चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल स्टेज 11 से जो एबव हो जाता है उसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे रखें फॉर्मल स्टेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो अभी देखे हैं 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता।
क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पहली बार बालक स्कूल जाता है, उसमें क्रियाशीलता की भावना भी ज़्यादा रहती है। और जब पहली बार स्कूल जाता है तो अनेक तरह की एक्टिविटी करता है, जिससे कि अगर धैर्य नहीं होगा टीचर में तो उससे मतलब क्या होने लगा, चिढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तो बच्चे को अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएगी। इसलिए उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान में, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार जो है 100 शब्द हो जाता है। 100 शब्द के आसपास हो जाता है शिशु का दूसरे वर्ष के अंत में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, और अगर इसमें देखेंगे तो 9 से 12 माह में स्टार्ट होता है। जैसे 8 माह तक कहता है कि बच्चा मतलब 0 शब्द, उसको कुछ नहीं सिर्फ क्रंदन करता है, रोता है। 9 से 12 माह में 3 से 4 शब्द बोलता है। 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के आसपास, 1.5 वर्ष में मतलब 10 से 12 शब्द बोलता है। 2 वर्ष आते आते 272 शब्द बोलता है। 2.5 वर्ष आता है जब, तो 450 शब्द के आसपास। और 3 वर्ष होते होते बालक 1000 शब्द सीख जाता है। 3.5 वर्ष होने पर 1250 शब्द सीखता है। और 4 वर्ष में 1600 शब्द सीखता है। इसी तरह से अगर बाल्यावस्था में आ जाता है बालक, तो 11 वर्ष तक बालक 50,000 शब्दों का भंडार कर लेता है। और किशोरावस्था 14 वर्ष में 80,000, 16 वर्ष तक आता है तो 1 लाख से भी अधिक शब्द बालक सीख जाता है। ज़्यादा करके इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के अंत में इसमें 100 शब्द ही दिया है, लेकिन 272 शब्द के आसपास बालक सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बालक में बाल्यावस्था में ही होती है। जब बालक 8 से 9 वर्ष की आयु में आता है तब उसमें ये भावना की विकास होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो इसमें होगा आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 30 है, विवेचना रहित विचार की अवस्था कब होती है? किस अवस्था को मानी गई है? तो जीन पियाजे के अनुसार 4 से 7 वर्ष, जिसको कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धि का त्रिक बिंदु का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिक बिंदु का सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। थॉर्नडाइक के द्वारा भी बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि का प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन बोला है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार कब जब बालक में आता है? किशोरावस्था में, मतलब 11 से ऊपर के हो जाता है जब बालक, तब। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टर्न के अनुसार
बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न बोला है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम बोले हैं कि बुद्धि जो है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार है बुद्धि किसी कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, जिसमें कि इंजीनियर को रखा जाता है मूर्त बुद्धि में। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो यांत्रिक बुद्धि अभी देखें, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता स्पीयरमैन के द्वारा बोला गया है कि बुद्धि जो है तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बाल अपराध बनने के कारण क्या है? तो बाल अपराध बनने के बहुत सा कारण हो सकता है। सबसे पहले तो है इसका कि आनुवांशिकता, मतलब कि कहता है ना इसका कि वंशानुगत प्रभाव, कि इसके माता पिता भी अगर अपराधी किस्म के होंगे तो बालक पर भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन खोज रहा है, उसे नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हुआ तो अपराधी बन जाता है। उसे चाहिए पेन और पेन नहीं मिला तो स्कूल में चोरी कर लेता है, और वही अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पहले तो पेन चोरी किया और फिर वो हैबिट में बदल जाता है, धीरे धीरे फिर बड़ा अपराध करने लग जाता है। तीसरा है शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। चौथा है कि घर का वातावरण अशांत होना, घर के वातावरण अगर संतुलित नहीं होगा, जैसे कि किसी घर में लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं तो उससे भी बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। कुसंगति के कारण अगर मित्र मंडली उसका गलत मिल गया तो उसके कारण भी बालक अपराधी हो जाता है। दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे होता है ना किसी घर में बेटा को ज़्यादा माना जाता है बेटी को कम, या फिर कहीं बेटी को ज़्यादा माना जाता है बेटा को कम, या भाई भाई में एक को ज़्यादा प्यार दिया जाता है दूसरे को कम, तो बालक में ऐसे में अपराधी प्रवृत्ति हो जाता है। माता पिता का तलाक, जैसे माता पिता का तलाक हो गया तो माता कहाँ है पिता कहाँ है, तो बच्चे पर इस तरह से अपराधी प्रवृत्ति का होना बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बाल अपराधियों के उपचार क्या है? तो बाल अपराधियों के उपचार जो है मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, समस्याग्रस्त बालक कौन होते हैं? समस्याग्रस्त बालक जो होते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी जो होती है असामान्य बात होती है, सामान्य बात नहीं होती है, जो जिनमें असामान्य बात होती है उसको समस्याग्रस्त कहते हैं। जैसे कि कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। समस्याग्रस्त ये नहीं कि सिर्फ मंद बुद्धि बालक के होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, वो भी समस्याग्रस्त होते हैं। मतलब कि कोई न कोई तरह से समस्या उत्पन्न करेंगे। जो मंद बुद्धि के बालक होंगे, अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया सामान्य स्तर का, तो प्रतिभाशाली बालक क्या होगा, 10 मिनट उसमें टाइम है तो 5 मिनट में बना करके बैठ जाएंगे। अब 5 मिनट में बना करके बैठ जाएंगे तो उसका मन तो एकदम हलचल करते रहेगा, दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह से समस्या वो उत्पन्न कर रहे हैं। अब दूसरी जो मंद बुद्धि के बालक हैं उसको तो क्वेश्चन डील करने आता ही नहीं है,
तो सोचेंगे कि हम बैठे बैठे क्या करें, वो अपना हलचल करेंगे। तो इसमें दोनों होते हैं समस्याग्रस्त बालक ही। क्वेश्चन नंबर 44 है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक के द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो समस्याग्रस्त बालकों की जो समस्या है, शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। जो भी समस्याग्रस्त बालक है वो पहले तो शिक्षक को चाहिए कि 2 लोग जैसे बैठा हुआ है एक ही साथी का, तो देखेंगे आपस में अधिकतर की गप्पे लड़ाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सीट चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या है कि आगे के सीट पर बैठाएंगे, जिससे कि उसको परेशान दूसरों को कम कर पाए, क्योंकि टीचर की नज़र में रहेगा। और तीसरा की है कि उसके स्तर का पढ़ाई देना। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों को पता लगाना और उसका दूर करना है। फिर शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, मतलब केस हिस्ट्री उसका लेना चाहिए कि आखिर ऐसा समस्या बालक क्यों उत्पन्न करता है। अब जैसे प्रतिभाशाली बालक है, उसको उसके स्तर को अगर हम प्रश्न दे दें तो उसी को वो डील करेगा। तो इसी तरह से अगर समस्याग्रस्त बालकों को उसके स्तर के अनुसार भी अगर पाठन कराया जाए तो भी वो समस्या को कम उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार 4 तत्व है, लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए। तो वैज्ञानिक गुड जो है 5 तत्व दिए, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का साहचर्य, लोचशील और विविध। क्वेश्चन नंबर 47 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो सृजनात्मकता के यही मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता है। मतलब सृजनात्मकता के 5 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है, सृजनशील बालक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें महत्वाकांक्षा जो होता है ये उच्च होता है, उसके व्यापक विचार होते हैं, उसमें संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, उसमें एकाग्रता भी अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन होती है। तो पहली पाठशाला घर एवं परिवार और दूसरी पाठशाला खेल का मैदान और स्कूल होता है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।